वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है यूरोप में साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने यूरोप में साम्राज्यवाद किस तरह से फैला उसको जाना था। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि रूसी क्रांति क्या है, क्यों हुई और रूस में रूसी क्रांति किस तरह से फैली। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हम अपने सभी वीडियोस में पूरे के पूरे चैप्टर को रीड करते हैं और उसमें जो हार्ड वर्ड्स होते हैं उसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि रूस में क्रांति किस तरह से हुई। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है, तो इसको हम स्किप करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं टॉपिक नंबर 2.1, जिसमें हमको रूसी साम्राज्य के बारे में दिया गया है, जो कि 1914 में था। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानेंगे कि रूसी साम्राज्य 1914 में किस तरह से था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 1914 यानी 1914 ईस्वी में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ठीक है, जैसा कि आज हम बहुत सारे हिस्से देखते हैं, यहाँ पर आपको हम मैप में दिखा देते हैं। आज अगर हम वर्ल्ड मैप की बात करें, अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें, यहाँ पे हम निकालते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मैप, चलिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा वर्ल्ड मैप। क्लिक कर लेते हैं कोई भी एक, ताकि हमको ठीक तरीके से पड़े। चलिए, ये क्लिक कर लिया हमने। देखिए, यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप आज के वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, और ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, ये यूरोप है। यहाँ पे छोटा करके आपको दिखा दूं, ये अमेरिका वाला इलाका हो गया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका। रुकिए, हम इसको मार्क करते हैं, तब आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ये जो है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक है, ये साउथ अमेरिका हो गया। ये क्या है, तो ये अफ्रीका हो गया। ठीक है, और ये जो है वो एशिया हो गया, ये पूरा का पूरा। और यहाँ पर कैस्पियन सागर से इधर जो है ना, ये इस तरह से कट जाता है। और ये रसिया जो है, उसका एक पार्ट एशिया में है, इधर वाला, और ये जो है ये यूरोप में है। ठीक है, ये यूरोप में है। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है, लगभग ये यहाँ से, ये यूरोप वाला पार्ट है। तो चलिए हम इसको जूम करते हैं, हमको इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम ये ले लेते हैं, इसको जूम करके देखते हैं यहाँ पर कि किस तरह से है। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे देश दिखाई देंगे जो कि रसिया से अलग हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, बेलारूस, यूक्रेन। ठीक है, ये सब अलग अलग देश के रूप में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन एक समय ऐसा था जब ये देश अलग अलग नहीं थे। ठीक है, अगर आपके जो किताब में दिया गया है मैप, उसमें अगर देखें तो यहाँ पर आपको रूसी साम्राज्य दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको रूसी साम्राज्य दिखाई देगा, और यहाँ पर डायरेक्ट जर्मनी दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी दिखाई दे रहा है, रोमानिया दिखाई दे रहा है, और बुल्गारिया दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए, काला सागर जो है ना, वो यहाँ पर है। और इस वर्ल्ड मैप में अगर आप देखिएगा तो काला सागर जो है, ब्लैक सी जो है, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये आपका ब्लैक सी है, लेकिन ब्लैक सी के पास देखिए कितना सारा अलग अलग देश बन चुका है। यहाँ देखिए, काला सागर के पास में रूसी साम्राज्य है। ठीक है, नॉर्थ में। तो इस तरह की चीजें हैं। तो उस समय का जो रूसी साम्राज्य था वो बड़ा था। ठीक है, यही आपको बताने की कोशिश मैं कर रहा था। तो यहाँ पर आगे क्या लिखा है वो देखते हैं हम।
यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई देशों के साथ साथ जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले की बहुमत थी। ठीक है, रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग थे यहाँ पर। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे, तो ये लोग भी यहाँ पर रहते थे। अब हम देखते हैं कि रूसी समाज में अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, रूसी समाज और अर्थव्यवस्था किस तरह से थी। तो यहाँ पर बात हो रही है 20th सेंचुरी की, मतलब 1900 से यहाँ पर 1901 से लेकर के यहाँ पर पूरा का पूरा 2000 तक यानी 2000 तक यहाँ पर बात किया जा रहा है। 20वीं शताब्दी हम इसी को बोलेंगे। तो क्या लिखता है वो देखिए। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, इस समय में जो आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, जो यूरोप दिखाई दे रहा है, उसमें इतनी बड़ी जनसंख्या खेती बाड़ी में लगी हुई है, वो कहीं पे दिखाई नहीं देती थी, किसी देश में नहीं दिखाई देती थी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी लगभग 40-50% ही थी। ठीक है, 60% भी हम कह सकते हैं। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे, मतलब सरप्लस प्रोडक्शन कर लेते थे ये लोग। रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक भी था। उद्योग बहुत कम थे और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जैसे प्रमुख औद्योगिक इलाके भी यहाँ पर थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। ठीक है, तो जब नया नया इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, रेलवे नेटवर्क बढ़ा था, तो उसी समय की बात है, उससे कुछ दशक बाद 1890 में 1890 में, ठीक है, क्या हुआ था कि यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति हो रही थी उसमें बहुत ज्यादा तीव्रता आ गई थी, मतलब बहुत ज्यादा तेजी से उद्योग बन रहे थे, विकसित हो रहे थे। ठीक है, विदेशी निवेश भी बढ़ रहा था। यहाँ पर लिखा गया है कि रूस में कोयला उत्पादन में 2 गुना वृद्धि हुई थी। अगर आप इसको हाईलाइट करें तो हाईलाइट कर सकते हैं, इस समय में कोयला उत्पादन में 2 गुना वृद्धि और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि नोट की गई है। ठीक है, अब देखिए, सन 1900 तक आते आते इलाकों में कुछ कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो गई थी। कारीगर और कारखाना मजदूर बराबर हो गए थे। अब कारखानों में कारीगरों की स्थिति के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ क्या लिखता है, ज्यादातर कारखाने उद्योगपतियों के निजी संपत्ति थे और मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता था, मतलब कम वेतन मिलता था। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। ठीक है, कि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इसके लिए सरकारी विभाग नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होता था, नियम का उल्लंघन होता था और इसको कोई रोक भी नहीं पाता था। ठीक है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नहीं रोक पाता था। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डोरमेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद थी और सामाजिक स्तर पर मजदूर बंटे हुए थे। ठीक है,
सोशल लेवल पर जो मजदूर थे वो बंटे हुए थे। कैसे बंटे हुए थे? कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे और उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग में एक धातु मजदूर ने कहा कि धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। ठीक है, एक धातु मजदूर बोलता है कि जो धातु का काम करते हैं, धातु कर्मी है, धातु कर्मी मजदूर जो है वो मजदूरों में खुद को साहब मानते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की आवश्यकता रहती थी, इसीलिए 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। 31% मजदूरों में महिलाएं भी थी। ठीक है, लेकिन भी इनको मतलब इतना ज्यादा महिलाएं होने के बाद भी इन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। ठीक है, कितना कम मिलता था? तो मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक वेतन मिलता था। बहुत ही ज्यादा कम मिलता था। ठीक है, अगर 4 रुपया मिल रहा है पुरुष को तो उसका 3/4 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर देखिए मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में साफ दिखाई देता था। तो यहाँ पर वेतन वाला मैं बता दूं कि महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था। जैसे पुरुष को अगर 100 रुपया मिल रहा है तो 50 रुपया मिलेगा। ठीक है, कभी कभी 75 मिल जाएगा। तो वही आधा और 3/4 कहा गया है। इस तरह से यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन भी बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। बहुत सारे संगठन भी बना लिए थे लेकिन ऐसे संगठन कम थे। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। ठीक है, 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें बड़ी संख्या में आयोजित की गई। ठीक है, कपड़ा उद्योग में, धातु उद्योग में हम देखते हैं कि ऐसी हड़तालें हुई है। ठीक है, देहात की ज्यादातर जमीनों पर किसान खेती करते थे और लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। ठीक है, देहात में क्या होता था कि बहुत सारे ज्यादातर जमीन पे किसान खेती करता था, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों का अधिकार था, राजशाही का अधिकार था और ऑर्थोडॉक्स चर्च का भी कब्जा था। ठीक है, मजदूरों की तरह किसान भी बंटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे और इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों का जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, ठीक है, जो सत्ता और हैसियत इनको मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली हुई थी। ये राजा के प्रति खुद को निष्ठावान दिखाते थे तो वहीं से इनको सत्ता मिली हुई थी। इसलिए नहीं मिली थी कि ये लोकप्रिय हैं, ठीक है, जनता के प्रिय हैं, इसलिए नहीं। ठीक है, यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयां भी की थी। ठीक है, इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। ठीक है, बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे और कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी और 1905 में तो पूरे रूस में ही इस तरह की घटनाएं घटने लगी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे, यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। ठीक है, तो ये एक समाजवादी सिद्धांत के तौर पर इसको हम ले सकते हैं कि इस तरह की चीजें वहां पे अपनाई जाती थी कि सभी किसान साल के अंत में मीर को अपनी जमीन सौंप देते थे, फिर वो जिसको जैसा जरूरत है उस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ठीक है, इस तरह की प्रथा भी वहां चलती थी।
अब देखिए कि रूस में समाजवाद किस तरह से फैला। पूरे यूरोप में फैल रहा था, तो जाहिर सी बात है कि रसिया में भी फैलेगा। तो रसिया में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा सोशलिज्म का, ठीक है, देखते हैं। सोशलिज्म के तीन हमने पार्ट पढ़े थे, एक उदारवाद, एक मार्क्सिज्म और एक सोशलिज्म। मतलब एक उदारवादी लोगों का समूह को पढ़ा था, मार्क्सिस्ट लोगों के समूह को पढ़ा था, ठीक है, और एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी लोगों के समूह को पढ़ा था। उदारवादी कौन लोग थे? तो वे राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन बदलाव चाहते थे, ठीक है, समता, सामाजिक समता चाहते थे, ठीक है। और उनका ये कहना था कि हर लेवल पर अलग अलग तरह से प्रयास किए जाने चाहिए समाजवाद को फैलाने के लिए, ठीक है। लेकिन समाजवाद इसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचता था, वो थोड़ा और आगे जा करके सोचता था। और मार्क्सिज्म है जो है वो एक्सट्रीम लेवल का समाजवाद था, जिसमें कहा जाता है कि राजतंत्र जो लोग हैं, पूंजीवाद तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। पूंजीवाद है इसका मतलब है कि यहाँ पे असमानता है, और इन्हीं पूंजीवादी लोगों के वजह से यहाँ पे समाजवाद नहीं फैल पा रहा है, समानता लोगों को नहीं मिल पा रही है, ठीक है, सामाजिक न्याय भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और यही लोग जिम्मेदार हैं जिसके वजह से कुछ लोग गरीब हैं, ठीक है। इस तरह की विचारधारा मार्क्सिस्ट लोगों की थी, ठीक है। अच्छा, आगे हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं कि रूस में समाजवाद किस तरह से फैला। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, ठीक है, गैर कानूनी थी, इलीगल था, कोई भी पार्टी नहीं बना सकता था। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियल सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया, सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, ठीक है। इसको आपको नोट करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1898 में किसका गठन हुआ? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का। हिंदी में इसको हम रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी कहते हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें हैं। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था, और इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, और उसने मजदूरों को संगठित किया था, और हड़ताल आदि कार्यक्रम भी आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, यहाँ पर तो दोस्तों, कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह से समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं, ठीक है। और इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति का मुख्य शक्ति बनेंगे, वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे, और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा।
19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे और सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। ठीक है, रूस में किस पार्टी का गठन होता है? फिर से सबसे पहले तो एक और पार्टी हुआ था, यहाँ पे 1900 में कौन सी पार्टी होती है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी। यहाँ पे एक और पार्टी का गठन हुआ था 1898 में, इसका नाम क्या था? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर किसका होता है, यहाँ देखिए किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन जो है, लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे, वे सोचते थे कि राजा शासित यानी कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका यानी कि उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और दूसरा खेमा मेन्शेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से पार्टी के अंदर भी मतभेद थे। ठीक है, बोल्शेविक और मेन्शेविक। तो यहाँ पर आपको याद रखने वाली चीज ये है कि बोल्शेविक दल का मुखिया कौन था? ठीक है, यहाँ पर देखिए व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ये कौन थे? तो बोल्शेविक दल के मुखिया थे। और दूसरा खेमा कौन था? मेन्शेविक था। और इसके मुखिया को यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, तो याद करने की जरूरत भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है उथल पुथल का समय, 1905 की क्रांति। आपको देखिए इतना सारा जो बताया गया अभी वो इंट्रोडक्शन नहीं, उसको बैकग्राउंड के तौर पे हम ले सकते हैं कि ये परिस्थिति थी रूस में। ठीक है, इस तरह की स्थिति परिस्थिति रसिया में चल रही थी। अब इस समय में 1905 की क्रांति हो जाती है। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी होगी कि क्या चल रहा है। देखिए यहाँ लिखा है रूस एक निरंकुश राजशाही था और अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। ठीक है, और जो यूरोपीय देश हैं वो संसद के अधीन हो चुके थे, बहुत सारे यूरोपीय देश। ठीक है, लेकिन अभी तक रूस 1900 आ गया। ठीक है, 20वीं सदी आ गई लेकिन राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। रूस का जो जारशाही शासन है वो निरंकुश राजशाही था। तो उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का भी बहुत समर्थन मिला। ठीक है, तो वहाँ इस्लाम बहुल इलाकों में जो इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक थे उनको जदीदियां कहा गया है, जदीदियों, उनका भी बहुत समर्थन मिलता है उदारवादियों को जो इस राजशाही को सुधार चाहते थे, राजशाही में सुधार चाहते थे। ठीक है, रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। जरूरी चीजों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% की गिरावट आ गई। दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात है कि वास्तविक वेतन में कमी क्या होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको याद रखना है। 1904 का साल जो है वो बहुत बुरा था, यहाँ कीमतें बहुत तेजी से बढ़ गई। तो कीमतें 2-3 चीजों से बढ़ती है। ठीक है, या तो इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है उस तरह की स्थिति आ जाती है तो कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रियल इनकम जो है वो कम हो जाता है इंसान का।
ठीक है। जो टमाटर आपको 10 रुपए में मिल रहा था, अब वही टमाटर 20 रुपए में मिलता है, ठीक है। तो आपका जो 10 रुपये का कीमत था वो अब 10 रुपये नहीं रह गया ना, आपको उसकी कीमत कम हो गई। मतलब अब 20 रुपए में वही चीज मिल रही है, तो आपको 10 रुपए में वो चीज नहीं मिल पा रही है जो पहले मिल रही थी। तो इसको कहते हैं वास्तविक वेतन में कमी होना, रियल इनकम में गिरावट आना। अब आपके पास 20 रुपया है, लेकिन आपको सिर्फ वही चीजें मिल रही है जो पहले मिलती थी 10 रुपए में, ठीक है। तो आपका इनकम तो बढ़ गया, लेकिन रियल इनकम जो है वो घट गया, ठीक है। तो कीमतों के बढ़ने से इस तरह की चीजें सामने आती है। अब देखिए, उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई, जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स ने 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो इंडस्ट्री है उसका क्या नाम है, इंडस्ट्री का जो नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है प्यूतिलोव आयरन वर्कर्स। यहाँ पर 4 मजदूरों को हटा दिया गया है नौकरी से, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया, और अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 11 लाख से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। हड़ताल किसी और रीजन से शुरू हुआ, लेकिन वहां पर मांग किस चीज की जाने लगी, घंटे घटाकर 8 किए जाने के लिए मांग की जाने लगी, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार की मांग करते हुए लोग हड़ताल पर चले गए, ठीक है। देखिए, इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस क्या है, तो जार का महल है, तो इस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसको आपको मार्क कर लेना है। यहाँ पर आप इसको रेड पेन से मार्क कर लीजिए, ठीक है, ताकि देखिए यहाँ पर ये जो चीज लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है वो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इसी घटना के बाद से रूसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है। यहाँ लिखा है इसी दौरान पादरी गैपोन, ठीक है, कौन थे ये, पादरी गैपोन थे। इनके नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस जो है वो विंटर पैलेस के सामने जाता है और जार के सामने पहुंचता है, जार के महल के सामने पहुंचता है। तो पुलिस और कोसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया, और इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 से ज्यादा घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया इतिहास में इस घटना को, ब्लडी संडे, ठीक है, ब्लडी संडे के नाम से जाना गया, खूनी रविवार के नाम से जाना गया। ये घटना कब हुई थी, तो 1904 के आसपास हुई थी, ठीक है, रविवार के दिन हुई थी। अब देखिए 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। सारे देश में हड़ताल होने लगी, और जब नागरिक स्वतंत्रता का अभाव, मतलब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थियों ने अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, और विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यम वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता या संसद के गठन पर अपनी सहमति दे दी, और क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही, ठीक है। यहाँ पर देखिए फैक्ट्री यूनियन ने यहाँ पर पूरी क्रांति कर ली, और ड्यूमा को भी स्वीकृत करा लिया, निर्वाचित परामर्शदाता या संसद या फिर ड्यूमा, ठीक है, सब एक ही चीज है। तो इसको स्वीकृति मिल गई। अब 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनाधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था, और राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को 75 दिन के भीतर पुनर्निर्वाचित किया, और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया, और किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं
चाहता था वो, ठीक है, जार। और उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला जो कि राजतंत्र के समर्थक थे, और उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा गया। यहाँ देखिए क्या चीजें हो रही है। 1905 के बाद इस तरह की कमेटियों को जो इस तरह की क्रांति करवाती थी उनको इलीगल कर दिया गया। और 75 दिन बाद पहली ड्यूमा जो निर्वाचित हुई थी उसको क्या किया गया, पुनर्निर्वाचित, फिर से निर्वाचित किया गया। दूसरी ड्यूमा जो बनी उसको 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया गया। और जो तीसरी बार चयन हुआ ड्यूमा का, उसमें मतदान कानूनों में फेरबदल करके जो जार निकोलस सेकंड था वह रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया। जो राजतंत्र के समर्थक थे उसको हटाना नहीं चाहते थे, बहुत कम बदलाव चाहते थे, ठीक है, उस तरह के नेताओं को वहां पर भर दिया गया। अब देखिए पहला विश्व युद्ध का रूसी साम्राज्य में क्या असर पड़ता है। इस तरह की चीजें तो चल रही थी। अब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है, ठीक है, पूरा विश्व इसमें लगभग संलग्न रहता है। अब इसका रूसी साम्राज्य में क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये उसी समय की बात लगभग चल रही है। देखिए 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। अब वो गठबंधन कौन थे, एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की जो कि केंद्रीय शक्तियां थे, और दूसरे खेमे में ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी शामिल हो जाते हैं। तो एक खेमे में कौन था यहाँ पर, एक खेमे में यहाँ पर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ठीक है। दूसरे खेमे में कौन, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया जो कि सेंट्रल पावर थे, और भी देश इसके साथ लड़ रहे थे। यहाँ देखिए इटली और रोमानिया इस फ्रांस ब्रिटेन के साथ बाद में आ जाता है और रूस के साथ बाद में मिल जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, और इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इन देशों ने ना सभी लगभग बहुत सारे देश में अपने अपने उपनिवेश बना लिए थे, मतलब वहां भी ये लोग रहते थे। तो जैसे यहाँ वॉर हो रहा है तो जहाँ पे इनका उपनिवेश है वहां भी इसका इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो इस तरह से ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया, और इसको इसलिए विश्व युद्ध के नाम से जाना गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, मतलब रूसी जनता जो थे उसका बहुत समर्थन मिला। लेकिन देखिए जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया, जो संसद थे। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा, तब लोगों ने भी इसका साथ छोड़ दिया, जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, और जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। और क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी नाम था, ठीक है, जर्मनी क्योंकि ऑपोजिट से लड़ रहा था, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो जर्मन नाम था उनके शहर का। और ये देखिए जारिना मतलब जार की पत्नी जो कि महारानी थी, महारानी अलेक्जेंड्रा जो थी वो जर्मन मूल के होने के कारण उसके घटिया सलाहकारों और खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया, ठीक है। ये जनता में और मतलब बदनाम हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे में चल रही लड़ाई और पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई दोनों एक दूसरे से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ रहे थे, जबकि पूरब में मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे, और सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। जो पूर्वी मोर्चे पे लड़ रहे थे वो सैनिक हार रहे थे और हार चुके थे, पराजय हो चुकी थी इनकी। 1914 से 1916 के बीच जर्मन और ऑस्ट्रिया, ठीक है, जर्मन और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। अगर आप देखें तो जैसे कि यहाँ पर रूसी साम्राज्य खत्म होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जर्मनी है इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से ऑस्ट्रिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया हो गया, और ये आपका
जर्मनी हो गया, ठीक है, और ये आपका रसिया हो गया। तो इस तरह से युद्ध यहाँ पे लड़ा जा रहा था, ऐसे युद्ध लड़ा जा रहा था। यहाँ पे इधर से युद्ध लड़ा जा रहा है, देखिए यहाँ पे रसिया वाले इधर से आ रहे हैं, इधर से अटैक हो रहा है, जर्मनी इधर से जा रहा है, ऑस्ट्रिया इधर से, तो इस तरह से युद्ध लड़ा जा रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इसको हम यहाँ ले लेते हैं, आगे देखिए यहाँ लिखा गया है 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और पीछे हटती रूसी सेनाओं के रास्ते में पड़ने रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके, और फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए और इस हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और अब वे लड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरह की चीजें हो रही थी वो देखिए, जैसे ये रसिया जो है ना, रसिया के लोग मतलब सैनिक हार चुके थे, अब ये लोग उधर जा रहे थे वापस, और जब ये पीछे जा रहे थे ना तो यहाँ पर जो चीजें थी, मतलब यहाँ पर जो चीजें थी, यहाँ पर इनको ये लोग हटाते जा रहे थे, जो भी फसल था उनको पूरा बर्बाद करते जा रहे थे इस एरिया में, ताकि इधर के जो सैनिक हैं, ठीक है, ताकि यहाँ के जो सैनिक है ना वो वापस से इधर आ नहीं सके, यहाँ तक पहुँचे और इनको खाना पीना न मिले और ये रूस में प्रवेश ना कर सके। लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, इस तरह से देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, यहाँ से जो सैनिक हैं, सैनिक, ठीक है, वो सैनिक तो यहाँ से भाग चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सैनिक यहाँ से इधर चले गए और अपने जो पीछे के सभी फसलों को वे नष्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ जो लोग रहते हैं, यहाँ अगर आप देखें, यहाँ जो लोग रहते हैं यहाँ पर इस एरिया में, तो इनका तो खाना पीना नष्ट हो गया, पूरा फसल बर्बाद हो गया, तो ये लोग भूखमरी से तड़पने लगे और जो राजा था, जार था, वो और अलोकप्रिय हो गया, बहुत ज्यादा अलोकप्रिय हो गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, युद्धों से उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा और रूस ने अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, ठीक है, रूस में अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया। अब यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे और 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया और देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप भी ठप होने लगी और ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा और शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और अनाज की किल्लत पैदा हो गई और 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे, ठीक है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर होने लगी। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि 1905 की क्रांति से, व्हाइट बोर्ड पर हम समझ लेते हैं, ठीक है, 1905 की क्रांति से अगर हम देखें 1905, यहाँ पे एक हम पेन ले लेते हैं, 1905 यहाँ पर 1905 1905 की क्रांति के बाद से 1914 यहाँ पे आपको वर्ल्ड वार होता है। उसके बाद 1916 तक 1916 तक क्या स्थिति रहती है उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 1915, ठीक है, 1915 यहाँ पर देखिए ये 1915 है, उसके बाद 1914 है, 1916 है। अब इस 1915 में क्या होता है, इस 1915 में होता है 1905 की क्रांति, ठीक है। उसके बाद 1914 में क्या होता है, 1914 में होता है वर्ल्ड वार, ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट,
वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है, ठीक है। उसके बाद 1916 में क्या होता है, आफ्टर वर्ल्ड वार, आफ्टर वर्ल्ड वार, ठीक है। तो हम इन सभी सिचुएशंस को जानेंगे यहाँ पर कि किस तरह से चीजें चल रही है। सबसे पहले तो वर्ल्ड वार, ये जो है ये वर्ल्ड वार होता है कब, 1914 में। उससे पहले क्या होता है, उससे पहले भी क्रांति हो चुकी थी। किसने किया था, तो यहाँ पर किया था मजदूरों ने। किसने किया था, मजदूरों ने। यहाँ पर हम लिखते हैं मजदूरों ने, मजदूरों ने। और यहाँ पर वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार क्यों होता है, तो वर्ल्ड वार होता है दो गुटों के लड़ने से, टू यूरोपियन, मतलब दो गुटों के लड़ने से नहीं, पूरा जो विश्व है वो लगभग दो गुटों में बट जाता है। और यहाँ पर जो है वो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वर्ल्ड वार में क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ठीक है। उसके बाद 1916 में स्थिति ये आ जाती है कि यहाँ के उद्योग भी खराब हो गए, ठीक है। पहला यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट उद्योग खराब हो गए। सेकंड यहाँ पर क्या होता है कि आर्थिक मंदी जो आई थी 1904 में, यहाँ पर 1904 में आर्थिक मंदी भी आई थी, ठीक है। यहाँ पर हम लिखना चाहे तो लिख ले, नोट कर ले। उसके बाद यहाँ पर थर्ड हम देखें तो खाने पीने की रोजी रोटी का सामान जो है वो युद्ध में चला जा रहा था, तो शहरों में रोजी रोटी का सामान खत्म हो जा रहा था, तो ये भी एक दिक्कत थी, ठीक है। तो चलिए हम आज यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो इसको बैक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से रूस में क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक है। अब आगे की घटनाओं को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, तो खैर ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और जिस तरह से किताबों में दिया गया है हम उसी तरह से देख रहे हैं, इसलिए काफ़ी लंबा वीडियो बन रहा है। हालांकि कोई बात नहीं, आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।